ठीक है, आप भी देख लो एक बार तेजी से। अगर यमन संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, किसी निकाय में अगर यमन संख्याएं दी गई हैं तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यम पंक्तियों में और यन स्तंभों की आयताकार साड़ी बना दे। क्या बना दे? आयताकार साड़ी बना के अगर उसमें रख दिया जाए, साड़ी सभी जानते हो ना, आयताकार साड़ी बना के अगर उसमें रख दिया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं यम क्रॉस यन क्रम का आप्यू कहते हैं। यम क्रॉस एन क्रम कह सकते हो या कोटि का आप्यू इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास mn संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं? mn संख्याएं, उसको हम क्या करें, यम पंक्तियों में और यन स्तंभों में, ये यन स्तंभों की आयताकार साड़ी बना के रख दे रहे हैं तो हो जाएगा ना, संख्या उतनी बनेगी, यम गुणे यन, mn संख्या हो गई नहीं हो गई? ठीक है, पंक्ति कैसे सभी जानते हो, पंक्ति मतलब रो, क्षैतिज में लिखते जाते हैं। ठीक है, उसको हम पंक्ति को पहले लिखते हैं। देखो ये दूसरी पंक्ति शुरू हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, डॉट डॉट, ये पूरी दूसरी पंक्ति है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, हमारी तीसरी पंक्ति। अभी थोड़ा देखना, ये तीसरी पंक्ति हो गई। ऐसे ही डॉट डॉट, हमारी लास्ट में एमवी पंक्ति मान लो गई, एमवी पंक्ति हो जाएगा यम, ये यम, ये यम। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ में होता है। स्तंभ में ये मान लो पहला स्तंभ हो गया, एक एक सभी में स्तंभ हो गया पहला, ये दूसरा स्तंभ हो गया, ये तीसरा स्तंभ हो गया। ठीक है, ऐसे चौथा, पांचवा, लास्ट में क्या हो जाएगा, नवा स्तंभ। तब भी एमएन उल्टा घुमा देंगे तब भी क्या हो जाएगा, तब भी हमारा एमएन ही रहेगा, पर यन क्रॉस एम हो जाएगा। तो पहला वाला किसको व्यक्त करता है, पहला वाला व्यक्त करेगा हमारा पंक्ति को, और दूसरा किसको व्यक्त करेगा, स्तंभ यानी रो को व्यक्त करता है। स्तंभ हो गया, ये हो जाएगा कालम। ठीक है, कालम हो गया। इसमें जो संख्या होती है, अवयवों की संख्या कैसे पता चलेगी, तब अवयवों की संख्या, अवयव की संख्या हो जाएगी वही यम क्रॉस या इन्हीं का गुणा कर लिया जाएगा, आर्डर का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, आर्डर क्या किया जाएगा, इसका गुणा कर देंगे, ये हो गया अवयव की संख्या। ठीक है, इसका निरूपण के लिए क्या करते हो, बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। निरूपण में बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, नाम से समझ लो, क्षैतिज आव्यूह का मतलब क्या हो गया, जब क्षैतिज में मान बढ़ जाएगा, ऐसे बन जाए, देखो क्षैतिज आव्यूह तभी कहोगे, यानी स्तंभों की संख्या क्या हो जाए, अधिक, देख लो तभी क्षैतिज बन रहा है। अगर स्तंभों की संख्या बढ़ जाए तो ये क्षैतिज बन रहा है, नहीं बन रहा है। पंक्तियां हमने 3 खींची, पंक्ति हमने 3 लिया, लेकिन स्तंभ क्या ले लिया, 4 ले लिया। देखो क्षैतिज में मान बढ़ा नहीं बढ़ा। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो स्तंभ होगा वो पंक्ति से अधिक होगा, पंक्ति से अधिक क्या होगा, स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या होगा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह का मतलब नाम से समझ जाओ, ऊर्ध्वाधर में। ठीक है, हमने ऐसे लिया, देखो अब देखो ऊर्ध्वाधर में हमारी पंक्तियां बढ़ रही हैं, स्तंभ क्या हो गए, कम हो गए, है कि नहीं। देखो ऊर्ध्वाधर लग रहा है, नहीं लग रहा देखने में, इधर में ऊपर नीचे की लेंथ बढ़ जाएगी। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर नीचे की लेंथ बढ़ जाए, ऊपर नीचे वाली जो हाइट है बढ़ जाए, उसके लिए पंक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। यानी इसमें पंक्ति क्या होगी, पंक्ति अधिक होगी स्तंभ से,
पंक्ति क्या होगी स्तंभ से अधिक होगी। पास में आ रही है। अगर मान लो बराबर हो गए तो उसकी को कहते हैं हम लोग वर्ग आव्यूह। क्या कहते हैं उसको? वर्ग आव्यूह कहेंगे। वर्ग आव्यूह में क्या होगा हमारा? क्या होगा? पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर हो जाएंगे। पंक्ति बराबर क्या हो जाएगा? स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? वर्ग आव्यूह हो जाता है। ठीक है ना? यानी mn के हिसाब से देखोगे तो वही m से अधिक n, यहाँ हो जाएगा m से अधिक n। फिलहाल ये ऊपर लाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि m n का क्रम तो बदल सकता है इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पंक्ति और जो स्तंभ में उसका मैटर नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर हमने कह दिया पंक्ति आव्यूह शब्द इस्तेमाल कहीं कर दिया, हमने बार बार कहा हम जब कहते हैं 100 रुपए, इसका मतलब कितने 100 हैं? एक। तो अगर पंक्ति आव्यूह कह दिया यानी उस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितना हो गई? पंक्तियों की संख्या हो गई एक। ठीक है, अगर हमने कह दिया स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, या इसी को हम लोग पंक्ति सदिश भी कहते हैं। अगर हमने कह दिया स्तंभ आव्यूह या वह स्तंभ सदिश, तो इसका मतलब होगा उसमें स्तंभों की संख्या क्या हो गई? स्तंभों की संख्या हो गई एक, नाम से ही। शून्य आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य। प्रत्येक अवयव क्या हो जाए? अवयव शून्य। और क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उसे कहते हैं शून्य आव्यूह। इसको कहते हैं शून्य आव्यूह। अगर हम इसको लिख दें 0 0 0, तो यह एक पंक्ति गुणे 3 स्तंभ का शून्य आव्यूह हो गया। इसके अलावा अगर मैं लिख दिया 0 0, तो हो गया 2 का हो गया शून्य। ये किसी का आर्डर का हो सकता है, आर्डर से कोई मतलब यहाँ पर नहीं। ठीक है, आर्डर से कोई मतलब यहाँ पे नहीं होगा। शून्य आव्यूह किसी भी क्रम में हो सकता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह, या इसको हम लोग कहते हैं तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से। ठीक है, अगर हमारा एक क्रम का है तो इसको हम कहते हैं, वैसे एक क्रम का नहीं बनता है। अगर मान लो हमने 2 क्रम का बना दिया, i = 2 ऑर्डर का बना दिया, तो हो जाएगा 1 0 0 0 1, जिसका मुख्य विकर्ण 1 1 हो। इसको हम लोग कहते हैं मुख्य विकर्ण। ठीक है, हमें आई का मान जैसे जहाँ जरूरत होगी उसके हिसाब से ले लेंगे। तो यहाँ 1 0 0 1 हो गया, इसको हम कहते हैं मुख्य विकर्ण। और मुख्य विकर्ण जिसमें क्या हो? जिसमें मुख्य विकर्ण 1 1 हो। मुख्य विकर्ण क्या हो? मुख्य विकर्ण 1 हो, यानी इकाई हो, तथा शेष क्या हो? शेष शून्य हो, शेष अवयव शून्य हो। शेष अवयव क्या हो? अवयव शून्य हो, उसे क्या कहते हैं? इकाई आव्यूह। ठीक है, यही पे थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया जाए, अगर यहाँ पे 1 1 के अलावा कोई भी कांस्टेंट संख्या यहीं आ जाए, ठीक है, मान लो यही मुख्य विकर्ण में कोई कांस्टेंट संख्या k आ जाए, हमेशा ध्यान रखना जो इकाई आव्यूह होता है, ठीक है, अगर इसका विकर्ण कब, मुख्य विकर्ण कब बनता है? मुख्य विकर्ण जो बनता है वो हमेशा वर्ग आव्यूह में बनता है। किसमें बनता है?
वर्ग आव्यूह के अलावा किसी में बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमेशा वर्ग आव्यूह में ही बनेगा मुख्य विकर्ण। और हम इसमें कह रहे हैं मुख्य विकर्ण क्या होना चाहिए, एक एक, मतलब इकाई आव्यूह हर हाल में वर्ग आव्यूह ही होना चाहिए। ठीक है ना, और किसी पोजीशन पे इकाई आव्यूह नहीं बनेगा। अगर एक कांस्टेंट कोई मान लो आ गया, कोई भी संख्या हो, एक के अलावा कुछ भी हो जाए, इसको हम कहते हैं तब भी मुख्य विकर्ण क्या हो गया, कोई फिक्स, कोई निश्चित एक ही संख्या हो, एक ही संख्या हो, एक ही निश्चित संख्या हो, निश्चित संख्या हो। निश्चित संख्या हो, इसे क्या कहते हैं, अदिश, इसे अदिश आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब शून्य रहने चाहिए। अगर मान लो बाकी सब शून्य हो और ये एक एक हो गया तो इकाई आव्यूह। अगर केवल अदिश मान कोई हो गया, कोई निश्चित मान है तो उसको अदिश आव्यूह कहेंगे। 2 हो जाए, 4 हो जाए, 10 हो जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो ये कोई और मान हो जाए, 1 2 4 भिन्न हो जाए, बाकी सब शून्य रहे, मतलब मुख्य विकर्ण का ही केवल मान दिया गया हो, तो उसे हम लोग विकर्ण आव्यूह भी कहते हैं। वह आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो जाए उसे मुख्य विकर्ण, उसे विकर्ण आव्यूह भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुख्य विकर्ण 2 विकर्ण होते हैं, एक इधर से होता है, ये मुख्य में नहीं लिया जाता, इधर वाला ये मुख्य विकर्ण है। तो अगर विकर्ण में केवल मान दिया गया है और बाकी सब शून्य है तो उसको विकर्ण आव्यूह भी कहोगे। ये भी विकर्ण आव्यूह है, ये भी विकर्ण आव्यूह है, या 2 4 6 डिफरेंट भी लिख दें तब भी विकर्ण आव्यूह होगा। ठीक है ना। इसके अलावा अगर मान लो यहाँ से लेकर ऊपर का मान, हमें ऊपर की संख्या दी गई हो, केवल नीचे वाला 0 हो, तो उसे हम लोग कहते हैं ऊपर, यहाँ पे ऊपरी त्रिभुज, उसको आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अगर मुख्य विकर्ण सहित ऊपर के की जो संख्या है वो संख्या हो और नीचे वाला 0 0 दिया गया हो तो ऊपर, इसको कहते हैं ऊपरी त्रिभुज आव्यूह। क्या कहेंगे इसको, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह। ऊपर का 0 दे दिया, नीचे का 0 नहीं है, इसको कहते हैं निम्न त्रिभुजी, इसको कहते हैं निम्न त्रिभुजी आव्यूह कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा इसमें से कोई हिस्सा काट के बाहर निकालो, उसको कहते हैं उप आव्यूह। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं उप आव्यूह कहते हैं। इसके अलावा देख लो आव्यूह में समानता कब होती है। ठीक है, आव्यूह में समानता तभी मानी जाती है, आव्यूह में समानता तभी होती है, आव्यूह में समानता, ठीक है, जब उनके एक एक अवयव और क्रॉस क्या होंगे आपस में बराबर होगा, तभी ये समान तभी माने जाएंगे जब यम बराबर होगा पी के, यम बराबर क्या होगा, पी के, और यन बराबर क्या होगा, क्यू के होगा, तभी जो है पॉसिबल है। यानी क्रॉस सेक्शन बराबर होने चाहिए, क्रम क्या होना चाहिए, कोटि का हो, उसी को कोटि क्या होनी चाहिए, समान। उसके बाद इसमें जो अवयव होंगे ए बी सी डी, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये भी बराबर होंगे। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, A1 X1 के बराबर, B1 Y1 के बराबर, C1 Z1 बराबर, ऐसे सभी इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, क्रम के हिसाब से। जिस ये हमारा क्या है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, या एकदम सीधे बराबर होना चाहिए, तब उस आव्यूह को कहते हैं समान आव्यूह, कंपैरिजन, एकदम सीधे इक्वल इक्वल। ठीक है, और ये जो क्रम होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अगर ये 2 क्रॉस 3 है तो ये भी 2 क्रॉस 3 होना चाहिए, तभी कंपैरिजन करेंगे। और एकदम एक्यूरेट कंपैरिजन होती है, मेन से मेन, एकदम जिस पंक्ति स्तंभ का अवयव होगा उसका उसी के साथ लिया जाएगा, एकदम इक्वल बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव या 1 नंबर ज़्यादा इसमें नहीं देता है एडिशन के लिए। अगर हमने कह दिया 10 और 12 तो इसका मतलब ये हो गया, ये भी हमारा क्या है, ये हो गया 2 पंक्ति, स्तंभ एक ही है, ये भी 2 पंक्ति एक स्तंभ, ये सीधे बराबर होंगे। तो इसमें हमारा 2x + y = 10 हो जाएगा, 3x - y = 12 हो जाएगा। ठीक है ना। तो सीधे इसको 10 के बराबर करेंगे, इसको 12 के बराबर, और हल करके मान निकाल सकते हैं x और y का, x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है।
इसके अलावा इनका एडिशन देख लो, ठीक है। इसमें जो अवयव होता है, अवयव हमें सिंबलाइज में हमेशा अवयव को ए आई जे से दिखाते हैं, जिसमें आई किसको व्यक्त करता है, यह पंक्ति की संख्या को, पंक्ति की संख्या को व्यक्त करता है, और एक स्तंभ संख्या को, अभी हमने बताया था स्तंभ संख्या को, ठीक है ना। पहली पंक्ति थी तो यहाँ एक एक लिख रहे थे, पहला स्तंभ था तो यहाँ एक एक लिखते थे, और दूसरी पंक्ति तो यहाँ दो ऐसे लिखा जाता था ना। अभी हमने अवयव लिखा था यहाँ पर, पहली पंक्ति अगर है तो इसको A11 कर रहे थे बार बार, A11 ऐसे, और ये पहला स्तंभ है तो यहाँ एक, दूसरा स्तंभ है दो, तीसरा स्तंभ है तीन, तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ बनता है। और इसमें जो सीरियल होते हैं हमेशा उसी के अनुसार बराबर होता है, हमेशा इसी के अनुसार, जो पंक्ति स्तंभ इससे उठाएंगे इसके अवयव का, वही पंक्ति स्तंभ इस अवयव के साथ होता है, ठीक है। अवयवों का योग देख लो, इसमें योग भी वही होगा, क्रम बराबर होने चाहिए, कोटि क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, आर्डर क्रम वही समान होना चाहिए, तभी जाके जुड़ेगा। इसमें भी सेम सिस्टम यही है, जो क्रॉस सेक्शन इसका होगा उसी के हिसाब से जुड़ेगा। योग के साथ साथ यहाँ अंतर के लिए भी वही सिस्टम होगा। यहाँ मान लो गया A1, ये 13 मान लो हो गया, ये मान लो हो गया A21, A22, A23, ये मान लो A31 हो गया, A32 और A33 हो गया, ठीक है। मान लो ये हो गया A41, A42 और A43 हो गया, ठीक है। इसमें ऐसे उठा लो, मान लो अगर इसमें अगर हमने ले लिया तो मान लो हमने कर दिया X11, X12, X13, ठीक है। ये पहला वाला जो है पंक्ति की संख्या बता रहा है, दूसरा वाला स्तंभ की संख्या हमेशा बताता है। ये दूसरा वाला स्तंभ है, पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है, ठीक है। अब उठाओ दूसरी पंक्ति है तो हमेशा X2 से शुरू होगा, X21, X22, X23, X मान लो इसको हमने सिंबल में कर लिया 31, X32, X33, ऐसे X41, X42 और X43। दोनों में कॉमन बात क्या है, इसमें 4 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ है, इसमें भी 4 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, तब इनको आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। और इसका पहली पंक्ति पहला स्तंभ इसके साथ जुटेगा, ठीक है ना, और ये हमारा जो होगा इसके साथ ये जुटेगा, ऐसे क्रम से सभी ये A13 इसके साथ जुड़ेगा, सीरियल से जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इक्वल टू करके कुछ दे देगा, हल करके मान निकालना होगा, तो ऐसे जुड़ता घटता है हमारा आप व्यू, ठीक है। आप व्यू में हम इसको आगे पीछे अगर योग है तो योग में हम कभी भी पहले नियम का पालन कर सकते हैं। ये आप व्यू मान लो है, ये बी आप व्यू है, तो A प्लस बी करो चाहे B प्लस A करो, दोनों के मान बराबर आएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है ना। अगर 3 आप व्यू दिए गए तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी 2 को एक साथ जोड़ लो, उसके बाद तीसरे में जोड़ो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। B प्लस C को जोड़ के तब में जोड़ो, अच्छा A प्लस B को जोड़ के C में जोड़ो, इसको कहते हैं साहचर्य नियम, इसको कहते हैं क्रमिक में नियम, ये पालन करता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे नॉर्मल योग होता है, बस ध्यान यही रखना क्रम से जुड़ता जाएगा, बस क्रम का ध्यान देना है, और इसमें कुछ भी अलग से नहीं देना ध्यान, कुछ अलग से इसमें टॉपिक और नहीं है। योज तस्मंग मतलब जोड़ का नियम होता है, क्या जोड़ोगे कि इसमें कोई प्रभाव न पड़े, यही आ जाए, इसी को कहते हैं योज तस्मक कहते हैं इसको, योज तस्मक, योज तस्मक, वही का वही मिले, तस्म मतलब वही इकाई मिले, जो पहले था वही मिले। तो शून्य आप भी अगर जोड़ दोगे, अभी बताया गया है, तो कोई प्रभाव नहीं है, पास में आ गई, शून्य आप भी जोड़ने पे कोई प्रभाव
नहीं है तो शून्य आव्यूह को योज्य तत्समक कहा जाता है। इसमें किसी भी आव्यूह को जोड़ोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही आएगा। आसना रही जैसे गुणन का अगर योज्य तत्समक कहा जाएगा तो आई हो जाएगा। गुणन का जो होता है, गुणन का अगर तत्समक कहोगे तो आई हो जाता है, आई से किसी में भी गुणा करोगे तो वही आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। आगे चलो, इसमें योज्य व्युत्क्रम पूछ रहा है। योज्य व्युत्क्रम, योज्य व्युत्क्रम जोड़ का व्युत्क्रम सभी जानते हो माइनस चिन्ह होता है, यानी ए में माइनस ए को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, शून्य आव्यूह। एक चीज और है, माइनस से गुणा करना हो चाहे किसी भी संख्या से गुणा करना हो, अगर आव्यूह के अंदर गुणा करें तो उसका गुणा सभी अवयवों में होता है, एक भी अवयव छूटने नहीं चाहिए, सभी में गुणा होगा। अंतर निकालना हो, घटाना, तो यही घटाना निकालना हो, अंतर करना हो यहाँ पर अंतर, तो यहाँ अंतर करेंगे और सभी को चिन्ह ऋण चिन्ह के साथ लिया जाएगा। वैसे भी आव्यूह में किसी चीज से गुणा करे हो, चाहे माइनस हो, चाहे 10 हो, चाहे 50, चाहे कोई संख्या हो, तो सभी अवयव में उसका गुणा होता है। ठीक है, तो अगर आव्यूह में किसी अधिक संख्या से गुणा कर रहे हो, 10, 20, 50, -10 कुछ भी, तो सभी अवयव में गुणा कर देना, कर दोगे ना। तो हम सीधे बता रहे हैं आव्यूहों का गुणनफल, गुणन बता रहे हैं, आव्यूहों का गुणनफल, आव्यूहों का गुणनफल, अधिक से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अधिक से कर लोगे, एक में करोगे तो गुणा सभी में हो जाता है ना, यही ना, बस एक कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, बस और क्या करना है उसमें। आव्यूहों में गुणा करो, आव्यूहों का गुणनफल, आव्यूहों में गुणनफल गुणा करने से पहले हमें ध्यान देना होगा कि जो पहला स्तंभ जब भी गुणा करेंगे, ठीक है, अगर मान लो हमें ए क्रॉस बी में गुणा करना है, दो आव्यूह हमारे पास ए और बी है, इनका अगर गुणा करना है तो पहला जो आव्यूह होगा, पहले का स्तंभ, पहले का स्तंभ इक्वल टू दूसरे की पंक्ति, तभी गुणा संभव है, नहीं तो नहीं। ये दोनों बराबर होंगे तभी गुणा क्या है, संभव है, नहीं तो गुणा होगा ही नहीं, लिख दोगे संभव नहीं है। ठीक है, तो दो आव्यूह गुणनफल तभी होगा जब जिसका भी गुणा करें, अगर बी क्रॉस ए करें तो बी पहला हो जाएगा, जो भी पहला होगा, पहले का स्तंभ बराबर दूसरे की पंक्ति। अगर कहीं पूछ रहा है कि संभव है कि नहीं है, तो एक लाइन में लिख देना कि यहाँ पर चूंकि पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति बराबर नहीं है, जैसे बराबर नहीं लिख दोगे बराबर नहीं है, अतः हमारा ये गुणन संभव नहीं है, ए बी चाहे बी ए जो भी हो, ये संभव नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ इसमें आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे हो गया। अब जब गुणा करेंगे इसमें, जैसे मान लो हमको दे दिया गया, मान लो ए बराबर, मान लो बराबर दे दिया गया ए 11, ए 12, ए 13, हम छोटा करेंगे ए 21, ये 22 और ये 23। ठीक है, यही इतना ही रहने दो। ये कितना हो गया, दो पंक्ति गुणे 3 स्तंभ हो गया। तो अब पहले में स्तंभ मान लो हमें बी से, बी हमने उठाया, बी हमने क्या ले लिया, बी हमने ले लिया बी हमने लिया, तो मान लो बी हमने ले लिया x 11, x 12 और ये हो गया x 13। ठीक है, और हमने ले लिया x 21, x 22, x 23 ले लिया। ठीक है, ये कितना हो गया, अभी हो गया 2 क्रॉस 3। अब उठाते हैं, हमने कहा a क्रॉस b का हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो a का ऑर्डर कितना है, a का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। हमने क्या कहा, पहले का स्तंभ 3 है और दूसरे की पंक्ति 2 है, दोनों बराबर है नहीं, तो ये गुणा लिख दोगे संभव नहीं, एक लाइन में लिख दोगे पहले की पंक्ति की संख्या 3 है, दूसरे का स्तंभ और पहले के स्तंभ की संख्या 3 है, दूसरे की पंक्ति की संख्या 2 है, अतः गुणन संभव नहीं है। अब उसके बाद मान लो हमने कह दिया हमें बी ए मान लो निकालना है। ठीक है, तो पूछ रहा संभव है कि नहीं, तो लिख दोगे कि इसका क्या है, ये हो जाएगा हमारा 2 क्रॉस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 3, और ये कितना है हमारा 2 क्रॉस 3, ये भी नहीं बनेगा।
ये भी संभव नहीं। चलो एक एग्जाम्पल ऐसे उठाते हैं, मान लो बनने वाला क्रम। मान लो हमने ले लिया x 11 और ले लिया हमने x 12, x 21, x 22 और x 31, ऐसे ही रखेंगे। चलो अब उठाओ। अब ये कितना हो गया? 2 क्रॉस 2 हो गया, ठीक है ना। अब 2 क्रॉस 2 हो गया, बी वाला कितना हो गया? 2 क्रॉस 2। तो अभी भी ए गुणन संभव नहीं है। देख लो, ए क्रॉस बी अभी भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन बी क्रॉस ए क्या होगा हमारा? यह पॉसिबल है, क्योंकि इसमें दोनों समान हो गए। और ये जो समान होते हैं, पहले से स्तंभ गुणा करने के बाद गायब हो जाएगा, दूसरे की पंक्ति गायब हो जाएगी। तो हमें गुणा के बाद जो मिलेगा वो पहले का पंक्ति होगी और दूसरे का स्तंभ मिलेगा। अब इसका गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा बी क्रॉस ए बराबर, गुणा करेंगे तो ये गुणा लिखो, इसको फटाक से बता दें। ये हो जाएगा हमारा कितना? हो जाएगा x 11, x 12, ये हो जाएगा x 21, x 22। दूसरा उठाओ, इसमें a 11, a 12, a 13, ये हो जाएगा a 21, a 22, a 23, a 31, a 32, a 33, ठीक है। अब क्या होगा? हमने क्या बताया, यहाँ समझ में आ गया? पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ बराबर, ये दोनों गायब कर लो दिमाग से। तो हमें पहले में क्या बचा? पहले क्या? अब पहले का स्तंभ गायब हुआ ना, तो पहले की पंक्ति को उठाओ और दूसरे के स्तंभ में गुणा करते जाओ, ठीक है। तो इसमें हमारा देखो यहाँ भी, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो यहाँ पहले का क्या होगा? यहाँ हमारा ये पहला स्तंभ है और पहला क्या है? पंक्ति है। ये पहला स्तंभ होता है और पहली पंक्ति होती है। हाँ, तीसरा बना दिया अपने से। चलो ठीक है, कुछ ज्यादा स्पीड में लग रहा है। आगे चलो। अब यहाँ क्या करना है? पहला पंक्ति पहला स्तंभ है, तो हम पंक्ति किसे उठाएंगे? पहले वाली पंक्ति उठाएंगे, गुणा करते जाओ। पहले की पंक्ति का हम पहले के स्तंभ में क्या करते हैं? गुणा। तो हमारा ये पहला बन जाएगा, तो हो जाएगा x, क्रम से गुणा करो, ये हो जाएगा x 11, a 11 गुणा हो जाएगा, इसका प्लस x 12 और a 21, ठीक है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन गया। अब ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ बनेगा ना, तो इसका दूसरा स्तंभ में गुणा करो, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ में। तो x 11 गुणा किस में जाएगा? a 12 में, प्लस x 12 का गुणा a 22 में। अब तीसरा स्तंभ बनाओ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, हो जाएगा x 11 गुणा क्या हो जाएगा? x 11 का गुणा a 13 प्लस, ठीक है, x 12 गुणा x 23 में, x 12 इंटू a 23, ठीक है। ऐसे बन जाएगा क्रम, छोड़ दे। अब दूसरा वाला उठाएंगे, फटाफट कर लो, चलो गुणाई कर देंगे, तेजी से करो। x 21, a 11 प्लस x 22, a 21, ठीक है। x 21, a 12 प्लस x 21, a 22, ठीक है। x अगला करो, इसमें x 21, a 13 प्लस x 21, x 22 और इंटू a 23, ठीक है। बस ऐसे करना। देख लो यहाँ जो हमें पहली पंक्ति मिली है, देख लो पहली पंक्ति में, देख लो पहली पंक्ति में हमारा x 11 देखो है कि नहीं है? यहाँ पे x 21 देखो क्रम से है, x 12 x देखो मिला है एकदम, x 11 12 और x 21 22 उसी क्रम में मिलेगा। तो कठिन नहीं गुणा, आगे चले ना। दूसरे स्तंभ में x 21 का इसमें और x 22 का इसमें।
गुणा जो है क्रम विनिमय का पालन करेगा नहीं करेगा? करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि कई बार तो ऐसे दिख रहे हैं जो गुणा बन ही नहीं रहा है। तो गुणा जो है क्रम विनिमय का पालन नहीं करेगा, साहचर्य का पालन करता है। साहचर्य का पालन करेगा, ठीक है ना? साहचर्य का पालन करेगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिया गया, किसी दो का गुणा करके तीसरे में कर लो, बस क्रम नहीं बदलना चाहिए। तो क्रम बदलेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है? कह रहा निरसन नियम एक दिया है, ठीक है? निरसन नियम छोड़ दो, रहने दो। अगर ए बी बराबर ए सी दिया गया है तो यह तभी और तभी पॉसिबल है जब बी बराबर सी होगा, तब बी बराबर हो सकते हैं, नहीं तो बराबर नहीं होगा। ये निरसन नियम। अगर दो आव्यूहों का गुणनफल, जैसे ए और बी का हमने गुणा किया और ए और सी के बराबर मिल गया गुणनफल के, तो ये तभी पॉसिबल है जब बी बराबर क्या हो? सी हो। इसी को कहते हैं निरसन नियम, नहीं तो ये नहीं माना जाएगा, ठीक है? परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज आव्यूह, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में लेना। हमने गलत बोला ना, ट्रांसपोज। इसको हम दिखाते हैं, ए का अगर आव्यूह है उसका ट्रांसपोज करेंगे या परिवर्त करेंगे तो उसको ए टी से या उसको दिखाते हैं ए डैश से, ठीक है? हमने कहा कि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में, इसलिए हमने कहा कि हम गलत बोल रहे हैं, क्योंकि पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में एक ही काम करोगे हो जाएगा, दोनों को करने की जरूरत नहीं है। पंक्ति को स्तंभ में बदल दो तब भी हो गया, या स्तंभ को पंक्ति में अपने आप। पहली पंक्ति को उठा लो, जैसे ए बराबर हो गया, चलो भले ही आसान है पर एक लाइन लिखी रहे इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फिल्मी गाना हो गया। चलो फिर आ जाओ, पंक्ति को स्तंभ में मान लो लिख दिया। पहली पंक्ति कौन है? 1 2 3, पहला स्तंभ बना लो 1 2 3। दूसरी पंक्ति 4 5 6, इसको दूसरा स्तंभ बना लो। तीसरा पंक्ति को स्तंभ बना लो 7 8 9। अब मान लो अगर हम स्तंभ को पंक्ति बनाए तो 1 4 7 को पहला स्तंभ में पहली पंक्ति बना लो, 1 4 7, देखो हो गया पहले से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पंक्ति को स्तंभ बदल दो या स्तंभ को पंक्ति में अपने आप ले, ठीक है? अब आ जाओ इसका सारिक मान। सभी सारिक मान जानते हो? सारिक मान बता नहीं रहे हैं, समझ लेना। सारिक मान सभी निकालना जानते हो ना? आप भी का सारिक मान कैसे निकालते हैं बताओ? सारिक मान निकालना सभी को आता है ना? छोड़ रहे इसमें। अगर सारिक मान 0 आ गया तो उसे हम कहते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी उसका व्युत्क्रम नहीं हो सकता। अगर उसका सारिक मान 1 0 नहीं आया तो उसका व्युत्क्रम किया जा सकता है, उसे कहते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहा जाता है, ठीक है? बात सुनाई कि नहीं आई? इस पे हम एक इनवर्स निकालने की प्रारंभिक संक्रिया विधि बता दे रहे हैं, बाकी का जो मैटर होगा वो देखेंगे कल या किसी और दिन में बता देंगे, ठीक है ना? फिर टाइम नहीं है, चलो। एक चीज़ बताना इसमें भूल गया, अगर किसी आव्यूह को हमने डैश किया और डैश करने के बाद अगर वो सीधे ए के बराबर आ गया
इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं सममित आपव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सममित आपव्यूह कहते हैं। अगर मान लो ए डैश बराबर हमने किया और माइनस ए हो गया, तो इसे कहते हैं विषम सममित आपव्यूह, सममित आपव्यूह। ठीक है ना, विषम सममित आपव्यूह कहते हैं। अगर इसके अलावा कोई ऐसा आपव्यूह है जिसका ऐसे करने बिना तो सममित हो रहा है, नहीं विषम सममित हो रहा है, और कोई ऐसा आपव्यूह अगर हमें दिया गया है जिसका परिवर्त हमने किया, ना तो ए के ही बराबर है ना ही माइनस ए के बराबर है। बात समझ आ रही है? तो उसके लिए अगर मान लो उसको सममित आपव्यूह बनाना हो, सममित आपव्यूह अगर किसी को बनाना हो तो हो जाएगा हाफ ए प्लस ए डैश। ठीक है, मान लो कोई सममित आपव्यूह हमें दिया गया तो ठीक है, इफ डैश के चेक कर लेंगे, सममित आपव्यूह सीधे बराबर आया, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, डैश परिवर्त करने पे तो सममित हो गया, परिवर्त करने पे माइनस के ऋणात्मक मान के बराबर आ जा रहा है तो विषम सममित हो गया। ना तो सममित मिला नहीं विषम सममित है वो। तो अगर कह दे कि उसका सममित और विषम सममित बनाओ, मान प्राप्त करो, तो अगर दोनों के परिवर्तों को आपस में जोड़ के उसको आधा कर दो तो वो हमें जो मिलेगा वो सममित आपव्यूह मिलेगा। कौन सा आपव्यूह मिलेगा? अब जो मिलेगा आपव्यूह वो हमें सममित आपव्यूह मिलेगा। उसका परिवर्त भी करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, विषम सममित बनाना हो किसी आपव्यूह से, किसी आपव्यूह से अगर हमें विषम सममित आपव्यूह प्राप्त करना, विषम सममित आपव्यूह अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें हाफ उसके आपव्यूह में से उसके परिवर्त आपव्यूह को घटाना पड़ेगा। अब जो हमें आपव्यूह प्राप्त होगा, मान लो अगर ये नहीं प्राप्त हुआ, नहीं हो सकता, जैसे यही है, इसको बताओ उल्टा किया हमने तो बराबर आया है? नहीं ना आया है। ये हमारा इसका मतलब ना तो सममित है ना ही विषम सममित। अगर इससे हमें सममित आपव्यूह प्राप्त करना है तो दोनों को जोड़ दो सीधे सीधे, वर्ग आपव्यूह है ही, क्रॉस सेक्शनल मैच कर जाएगा। ये वर्ग आपव्यूह पे ही लागू होगा, क्योंकि अगर वर्ग आपव्यूह नहीं होगा तो पक्के स्तंभ टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, 2 क्रॉस 3 का 3 क्रॉस 2 हो जाएगा, जोड़ पाएंगे नहीं। ये वर्ग आपव्यूह के लिए है, वर्ग आपव्यूह के लिए है। तो इनको दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो जो मिलेगा वो सममित आपव्यूह मिलेगा। समझना रे? अगर इसमें से इसको घटा कर तब आधा कर दो तो जो मिलेगा वो विषम सममित आपव्यूह होगा। क्लियर बात समझ आई कि नहीं आई? एक प्रैक्टिस कर लोगे इसमें प्रारंभिक संक्रिया से, सिलेबस में है भी ना, सिलेबस में है कि नहीं? तो एक प्रारंभिक संक्रिया देख लोगे, हम एक बता रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं, प्रैक्टिस किया ना। अगर कल कोई सवाल इसमें से पूछना होगा तो पूछ लेना, कल वैसे टाइम नहीं बचेगी तो अगली क्लास में पीछे वाला पूरा साड़ी गुड़ी सब बता देंगे। ठीक है ना, समय थोड़ा कम है तो इसमें इतना पूरा रिविजन कर लोगे पूरा पूरा, और पीछे का जो साड़ी और क्या कहते हैं उसमें संबंध फलन और जो प्रतिलोम प्रतिलोम सब 10 ईयर से मास्टरमाइंड से पूरे सवाल की एक्सरसाइज करो। ये उसको मत देखा करो, जो लगाया उसको मत देखो कि हाँ लगा है तो लग जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे सामने यहाँ हल है तो हल देख के तो सबको रास्ता पता चल जाता है, लेकिन उसको अपने से लगाओ। इसमें देख लो एक, जैसे अगर आप भी हमें ए बराबर दिया गया है, आप भी ए बराबर दिया गया है जीरो 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लिख चलेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या लिख चलेंगे इसमें, सर्वप्रथम हम लिख चलेंगे, हम जानते हैं ए बराबर होता है आई ए होता है। क्या होता है? आई ए। इसका इस्तेमाल करेंगे, सुन लो रफली। जैसे ए बराबर आई का किसी में भी गुणा करोगे हमने कहा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस एक चीज क्लियर करना है कि जो आई होना चाहिए उसी वर्ग आपव्यूह का क्रॉस सेक्शनल होना चाहिए जिसका ये ए है।
ये मत करना कि इसका कोटि मिला, इसका स्तंभ मिला लेना, इसकी पंक्ति नहीं, सब मैच करना चाहिए। अब उसके बाद हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, इन दोनों को केवल किया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा जैसा तैसा, इसको इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे ए में। मान लो बदलते बदलते जैसे ये आई में बदला तत्समक में, मान लो ये हो गया बी में, ठीक है। तो गुणन का हम लगाएंगे युज्य तत्समक, तो कभी भी किसी आव्यूह का गुणा करने पे आई कैसे आ सकता है, इकाई कैसे आ सकता है, अगर ये इसका क्या होगा, व्युत्क्रम होगा तब। क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा तब। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो हमसे कभी ये भी कह देंगे जांच कर लिए कि इसका प्रतिलोम व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है, अगर है तो ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका मान, सारिक मान निकाल लोगे, सारिक मान निकाल के अगर 0 नहीं आ रहा है तब ट्राई करोगे, लेकिन मैं सीधे ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं सीधे ट्राई कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे फटाफट रखो इसको, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा ए, रखो इस साइड ये रखो 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये हो जाएगा इक्वल टू आई, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा हमारा ए। इन्हीं दोनों को ट्रांसफॉर्म करना है। सबसे पहला टारगेट हम बता दें, टारगेट हमारा इसको आई में कन्वर्ट करना है, तो हमारा टारगेट इसी साइड होगा 1 0 0 0 1 0 0 1। हम एक तरफ से देखो टारगेट कर रहे हैं, पहला टारगेट हमारा ये होगा, एक लाना, ठीक है ना। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पंक्ति को बदल देंगे, ये R2 को R1 R1 को R2 कर दिया हमने, देखो एक हो जाएगा अंतर से 1 2 3 0 1 2 3 1 1, यही काम इधर भी करना है, ये भी ऊपर चला जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। ये करना, थोड़ा एक्सचेंज नहीं देख लोगे, इसमें लिख दोगे R1, तीर लगाएंगे दोनों तरफ, R1 R2 ऐसे लिखोगे, ये हो जाएगा R1, तीर दोनों तरफ होगा, हो जाएगा R2, एक्सचेंज कर दिया आपस में। अब क्या करना है, ये टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ। अब मिशन इसको इस्तेमाल करो, जैसे ये बन जाए। कभी कभी मान लो एक कहीं नहीं दिख रहा और भाग करने लायक हो, किसी में डिवाइड करने लायक हो, तो डिवाइड करके इधर उधर कर लो, और नहीं तो नहीं करने लायक हो तो सीधे इसी को भाग कर दो, 3 है 3 से भाग कर दो। लेकिन ध्यान रखना, बटा वाली ट्राई कम करोगे, अगर बटा में कुछ बन रहा है तो उसके लिए कोशिश कम करोगे, क्योंकि बटा होने में जोड़ने घटाने तुमको दिक्कत होगी, तो बटा बनाने की कोशिश कम करना। अब आ जाओ, दूसरा को हम 0 करने का टारगेट करेंगे, और यहाँ एक टारगेट पहले से कंप्लीट है, कंप्लीट है कि नहीं है। अब आते हैं इसको 0 करने का टारगेट, तो 0 कैसे होगा, इसका 3 गुना करके घटाएंगे। अगर ये 1 हो गया है तो तुम्हारा काम आसान हो गया है। सुनो कैसे, अगर ये जितना भी होगा 5 होगा तो हम 5 गुना करके घटा देंगे, 3 होगा 3 गुना करके घटा देंगे, माइनस में होगा तो जोड़ देंगे, बस ना रही है। अब इसका टारगेट पूरा करो, 3 गुना करके घटा देंगे, 3 गुना करके क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ जो R3 होगा अगली लाइन में, R3 की जगह पर हम क्या करेंगे, R3 में से 3R1 को घटा देंगे, R1 का 3 गुना करके इसको क्या करेंगे, घटा दिया जाएगा। तो ये 1 2 3 इसको ऐसे छाप लो, 0 1 2 हो जाएगा, 3 गुना करो 3 हो जाएगा, घटाओ 0, इसका 3 गुना करो 2 3 6 हो गया, 6 हुआ ना, 6 को घटाओ एक में से 5 -5, इसको करो 3 गुना, 3 3 के 9, एक में से घटाओ कितना हो गया, माइनस कितना हुआ, -8। अब इसको उठाओ, इसको उठाओ, कहाँ गए, इसको क्या करोगे, 0 1 0 0, ये हो जाएगा 1 0 0, इसका 3 गुना करके घटाओ, कोई प्रभाव नहीं, इसका 3 गुना करेंगे तो -3, इसका 3 गुना करेंगे कोई प्रभाव नहीं, ये हो गया ए, हो गया डिस्प्लेस ना। अब देखो हमें क्या टारगेट करना है, अब हम इधर से इधर घूम रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब हम इधर घूमेंगे धीरे धीरे। अब यहाँ पर पहला काम हमारा टारगेट होगा इधर, इसको, इन दोनों को हम टारगेट करेंगे इधर, ठीक है। अब जब इधर हम आएंगे तो हमें ये देखना होगा कि हम किसका प्रयोग करें। देखो, और दूसरी बात बता दें, जब इसका भी इस्तेमाल करना है तो कभी भी इसका इस्तेमाल मत करना। जैसे मान लो यहाँ हमको क्या करना है, अब इसको टारगेट हम बना रहे हैं, इसको टारगेट बनाने के लिए हमें इसको 0 करना है। अब अगर इस महाशय को 0 करना है तो अगर हमने इसका इस्तेमाल किया ऊपर वाले का, तो यहाँ 1 ला देगा, जो हमें इस्तेमाल कतई नहीं करना है। क्यों, हम इसका इस्तेमाल करेंगे बीच वाले का। अब बीच वाले को कुछ भी गुना कर घटाओगे, इसमें से घटेगा तो हमारा 0 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस इसमें ट्रिक पे केयर करोगे। अब इसका इस्तेमाल करो, इसको 5 गुना करके जोड़ दो,
फार्मूला करके क्या करो, इसको जोड़ दो, हम एक तरफ से जा रहे हैं, देखो अब इसको टारगेट कर रहे हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर R3 एरो, R3 में हम जोड़ेंगे +5 गुना R2 को। हमने R1 इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ तक 0 हो गया, तो R1 कतई इस्तेमाल नहीं करना है। R1 इस्तेमाल करोगे तो फिर से मैटर फंस जाएगा, हमें R2 का इस्तेमाल करना है। पास में आ गई, तो फटाक से करो 1 2 3। अभी थोड़ी देर में हम लोग हो जाएंगे फ्री, उसके बाद देखो ये हो जाएगा 0 1 2, इसको उठाओ, इसका 5 गुना करेंगे, इसमें जोड़ो, कोई प्रभाव नहीं, देखो इसको 5 गुना करो, जोड़ो 0 हो गया, इसका 5 गुना करो, 2 बचे 10, 10 में से 10 इसमें जोड़ो, 2 बच गया। देखो इजी होता जा रहा है, टिक बस पकड़े रहोगे तो लग जाएगा। एक जीरो कहो तो हम इस साइड का छोड़ दें, तो लोग देख लेना, इस साइड छोड़ दें, हम इस साइड का कर लेना। अब देखो अब हमारा टारगेट होगा यहाँ 1, जब ये दोनों 0 हो गए हैं, इसको 1 लाना हो गया बहुत ही आसान, जैसे परेशान दिखा था, हो गया बहुत ही आसान। कैसे, जो संख्या उससे भाग कर दो, 1 नहीं तो भाग कर दो, 2 है तो भाग कर दो, बहुत आसान ट्रिक है, लेकिन बच्चे को बनाते हैं। अब यहाँ 2 से भाग कर दो, एक काम हो गया खत्म। 2 से क्या कर देंगे, लिख देंगे R3 की जगह, हम लिख देंगे R3 की जगह R3/2 करने पर, R3/2 जैसे हम करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो गया 1 2 3 1 2 3 0 1 2 0 0 1 हो गया, इक्वल टू इस साइड का भी मान देख लेना, देख लोगे हम ना, R3 वाले ने 2 से भाग कर दोगे। अब इसके बाद हमारा टारगेट कहाँ हो गया, अब हम ऊपर चल रहे थे वापस, इसको बनाएंगे अब 0, ठीक है। अब समझो इसको अगर 0 बनाना है, ठीक है, ये पहले से 0 हो चुका है, ध्यान देना, ये पहले 0 है। अब इसको 0 बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल अभी भी नहीं करेंगे, R1 का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे, अभी भी इस्तेमाल करेंगे तो 0 वाला बदल जाएगा, बस नहीं। अगर हम इसको 0 बनाना है हमें अब, तो हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर से रद्द कर देगा। अभी भी हमें अब इसका इस्तेमाल इसमें करेंगे, इसका R3 का इस्तेमाल इसमें करेंगे, तो 2 गुना करके घटा दो, यानी R2 की जगह यहाँ पर R2 - 2 R3 करोगे, क्या करोगे, इसका 2 गुना करके इसमें से घटा दो। एकदम बात समझ में आ रही नहीं आ रही, क्लियर एकदम। इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे R1 का, क्योंकि ये एक यहाँ गड़बड़ा देगा, जो मान हम बनाते आ रहे हैं वो हमारा चौपट नहीं करना है उसको। जब थियरी नहीं ध्यान देते तो बच्चे जो बना लेते हैं ना बदल में, वो भी बिगाड़ देते हैं, वो काम हमें नहीं करना है। तो वही चीज़ ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल इधर नहीं करोगे अभी, हम इधर से आना है पूरा इसी का इस्तेमाल करेंगे। जब दोनों 0 हो गए तो इन्हीं का आपस में बदलो, इन्हीं का कल इस्तेमाल करोगे। अब जैसे 0 हो गया, अब हमारा काम और भी हो गया आसान, 1 2 3 ये हो गया 0, यहाँ पर इसको जोड़ो, इसका 2 गुना करके 0 कोई प्रभाव नहीं, इसका 2 गुना करके जोड़ो, 1 का रहेगा, इसका 2 गुना करो, 2 गुना करो, इसका 2 गुना करके घटाना है ना, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर हो गया 0 और 1। अगर ये 1 नहीं होता तो जानते हो कि अब क्या करते हैं, उससे भाग कर लेते, जो भी संख्या होती उससे क्या करते इसमें, अगर ये 1 नहीं होता तो भाग कर लेते। अब हमारा टारगेट कौन बन गया, ये दोनों बन गया टारगेट। अब ये बहुत ही हो गया आसान, एक के बार में साफ कर दो। देखो इसका ये 1 हो चुका है, इसके बाद टारगेट में यही रहता है, ये पहले से नहीं होता तो भाग करके बना लेते हैं। अब इसका मान लो 2 है, इसका 2 गुना इसमें से घटा दो, और उसी समय इसको 0 बनाने के लिए इसका 3 गुना घटा दो, यही रिप्लेसमेंट आखिरी होगा हमारा। हो गया नहीं आसान हो गया। और जैसे दोनों प्रोसेस करोगे, इसका 2 गुना इसमें घटाओ, यानी हम करेंगे यहाँ पर R1 में से घटाएंगे 2 R2 और 3 R3 घटाएंगे एक साथ, इसमें इसको घटाओ, ये 1 का रहेगा, इसका 2 गुना घटाओ, इसका तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 गुना घटाओ 0, इसको घटाओ कोई प्रभाव नहीं, इसका 3 गुना करो, 3 घट जाएगा 0, ये हो गया हमारा 1 0। अब इस समय जो भी मान हमारा यहाँ आएगा यही लिख दोगे, अतः ए इनवर्स बराबर यही मान हमारा हो जाएगा, जो भी यहाँ मान आएगा वही इनवर्स में होगा। समझ में आया नहीं है, एकदम अच्छे समझा गया। अब इसको घर पे जाओ प्रैक्टिस करो, अगर कोई दिक्कत होगी फिर हमको बताना। कल अगला चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे जो साड़ी कोड़ी वाला मान दिया है, ठीक है ना। हाँ ये तीसरा वाला खत्म हो गया, हम लोग साड़ी वाला चौथा कल पढ़ लेना, कल या परसों देख लेंगे, ठीक है ना।